आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्ते, ये है आज तक रेडियो और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट। मेरा नाम कुलदीप मिश्र है। पॉडकास्ट हमारा एक डेली पॉडकास्ट है जिसमें हम किसी भी एक टॉपिक पर एनालिसिस करते हैं, एक लंबी बातचीत एक एक्सपर्ट से करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसका धागा खोल दें, मतलब उसके बारे में जो उसके सारे आयाम हैं उस पर बात करें। मकसद ये है कि उसे एक बातचीत को सुन करके आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो, जानकारी आपकी बढ़े। आज बात करने वाले हैं भारत चीन बॉर्डर की। ये आप जानते हैं कि भारत और चीन सीमा पर इस वक्त विवाद चल रहा है। दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने बैठी हुई हैं और कई बार ये बात कही जा चुकी है कि 1962 की लड़ाई के बाद से ये अनप्रेसिडेंटेड है। कभी इस तरह का विवाद नहीं हुआ। LAC पर गोलियां 1962 के बाद से कभी नहीं चली, ये कहा जाता है। लेकिन अब गोलियां चलने के दावे दोनों तरफ से किए गए हैं। दोनों तरफ से सेनाओं की भारी तैनाती है और इस बीच कोशिशें ये हो रही हैं कि किसी तरीके से इस मसले को रिजॉल्व किया जा सके। लेकिन मसला है क्या? हर बार ये बात हो जाती है कि भारत चीन LAC का जो मसला है वो कॉम्प्लेक्स इशू है और बहुत पुराना है, उसमें दोनों के अपने अपने क्लेम हैं। लेकिन वो एक्चुअली हैं क्या क्लेम्स? वो मसला शुरू कहाँ से होता है, उसका इतिहास क्या है, वो जो बॉर्डर है वो डिस्प्यूटेड क्यों है? आज इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं मेजर जनरल शशि अस्थाना। आप सेना में रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार भी हैं, स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री इश्यूज़ पर आप लिखते रहते हैं, साथ ही डिप्लोमेसी को भी समझते हैं। इस वक्त आप चीफ इंस्ट्रक्टर हैं USI ऑफ इंडिया के, जो कि भारत का एक बहुत पुराना थिंक टैंक है। स्वागत आपका जनरल शशि अस्थाना। पहला सवाल आपसे ये कि भारत चीन सीमा को लेकर के इतनी बातें होती हैं, विवाद की शुरुआत क्या है, विवाद की जड़ क्या है? हम ये चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट को जो लोग सुन रहे हैं वो एक नक्शा खींच सकें आपकी बात सुन करके और उनको एक क्लियर पिक्चर मिल सके। देखिए, जहां तक भारत और चीन के बॉर्डर विवाद का सवाल है, इसमें थोड़ा सा इसके लिए हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जाहिर है कि 22 राउंड के बाद में अभी तक बॉर्डर सेटल नहीं हुआ, तो जाहिर है कि इसमें कुछ कठिनाइयां हैं। अब मैं इसकी कठिनाइयों को आपको समझाता हूं, क्योंकि दोनों की, भारत की और चीन की जो समझ है बॉर्डर के बारे में और LAC के बारे में, दोनों के बड़े ही अलग है। सबसे पहले मैं बॉर्डर की बात करता हूँ। हम लोग बॉर्डर को मानते हैं, लद्दाख में हम जॉनसन लाइन को मानते हैं कि ये बॉर्डर है। और हमारा दूसरा कहना ये है भारत की तरफ से कि भाई अक्षय चीन हमारा है। उसको हम इसलिए बोलते हैं कि महाराजा हरि सिंह की रियासत में ये अक्षय चीन शामिल था, जो महाराजा हरि सिंह का नक्शा था। तो उस लिहाज से ये अक्षय चीन हमारा हुआ। बाकी में जो बाकी के जो बॉर्डर है, जैसे अरुणाचल की तरफ है और ईस्ट की तरफ है, इसमें वाटरशेड है, जिसको एक ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में शिमला एग्रीमेंट के दौरान एक बॉर्डर साइन किया गया था। और उसमें चीन के जो रेप था उसने सिर्फ इनिशियल किया, साइन नहीं किया, जो कि चीन का जो पार्लियामेंट है उसने मना कर दिया, उसको रेटिफाई नहीं किया था। तो चीन का ये कहना है कि मैंने वो साइन नहीं किया। उसके मुताबिक बाकी का जो बॉर्डर है वो मैकमोहन लाइन के हिसाब से है, जो कि एक वाटरशेड है, यानी कि सबसे ऊंची पहाड़ी के मुताबिक चलेगा। ठीक है अस्थाना साहब, ठीक है, ये तो सिचुएशन हो गई। अब इसमें कठिनाइयां क्या क्या आती हैं? सबसे पहले चीन एक जगह तो बोलता है कि जी मैं आपकी ब्रिटिश इंडिया की और तिब्बत के बीच में जो संधि साइन है उसे मैं नहीं मानता। लेकिन जब म्यांमार से उसने बॉर्डर साइन करा तब उसने मैकमोहन लाइन को मान लिया। उसके बाद जहां बोलता है कि नहीं मैं नहीं मानता, जब डोकलाम के ऊपर विवाद आया तो चीन बोलने लगा कि 1819 में एक ट्रीटी साइन हुई थी, उसके मुताबिक जो है ये जो ट्राई जंक्शन है ये पीछे की तरफ जाना चाहिए, सिलीगुड़ी की तरफ जाना चाहिए, मतलब ताकि मुझे और इलाका मिल जाए। जो हमने मना कर दिया, हमने बोला भैया हमने अभी साइन किया आपके साथ एक ट्रीटी और उसके मुताबिक कोई भी यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज नहीं करेगा तो हम रोड नहीं बनाने देंगे आपको। तो ये डोकलाम के टाइम में विवाद हुआ था। तो चीन हमेशा अपनी अपनी समझ से अपने विचार बदलता रहता है। जहां तक बॉर्डर का सवाल है, अगर आप हिस्ट्री को उठाएं तो दोनों ही देश हिस्ट्री को अपने हिसाब से पढ़ते हैं और अपने हिसाब से बॉर्डर क्लेम करते हैं। तो ये पहला विवाद है बॉर्डर का। दूसरा विवाद ये है कि अगर हम ईस्ट की तरफ ही जाएं, मैकमोहन लाइन की तरफ,
अब मैकमोहन लाइन पहले मार्क करी गई थी एक बहुत जो बड़ा स्केल के मैप के ऊपर। तो जो लाइन उसने मार्क करी, उस लाइन की कोई अगर जब हम मीटर मैप में निकालते हैं तो वो 8-10 किलोमीटर की तो लाइन ही हो जाती है। तो उसमें भी अलग अलग परसेप्शन होगी कि भाई बॉर्डर इधर से जा रहा है, इस पहाड़ से जा रहा है या उस पहाड़ से जा रहा है। कई जगह पे क्या है कि वाटर शेड भी सेम नहीं है, क्योंकि वाटर शेड जो बोलना चाहिए जिसे सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम दिया जाता है, वो कई जगह पे 4 एक पहाड़ियां एक साथ एक ही हाइट की हैं। तो ये कार्टोग्राफिक तरीके से इसको समझना, रिजॉल्व करना चाहिए। ये बॉर्डर तभी रिजॉल्व होगा जब चीन ने और भारत में ये एक बनेगी एग्रीमेंट कि भाई हम जो है पॉलिटिकली इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट है। बिल्कुल पॉलिटिकल कॉस्ट होगी। और क्या यही चीज़ दिखती है जब बयानों में बहुत स्पष्टता नहीं होती सीमा पर एक्चुअल सिचुएशन को लेकर के? भारत में कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मैं जो हूँ इस चीज को मैं चीन को देने को तैयार हूँ, क्योंकि उसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट है। अब मैंने बहुत सारे चीनियों जो विशेषज्ञ हैं उनसे मैं भी बातचीत हुई है, और सबका यही कहना है कि जब 14 में से 14 देशों के साथ उनका विवाद था बॉर्डर का, 12 से आपने सॉल्व कर दिया, भारत भूटान के साथ आप क्यों नहीं करते, ऐसा मैंने पूछा उनसे। अब उनका ये कहना है बड़ा सिंपल था कि देखिए भारत और चीन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो पॉलिटिकल कॉस्ट है इसको रिजॉल्व करने की वो बहुत हाई है। चीन में कोई भी आदमी सब ये बोलते हैं कि आप हमें सब कुछ दे दीजिए और हमसे कुछ मत लीजिए। भारत में भी अब ये बोलते हैं कि आप हमें सब कुछ दे दीजिए जो हम मांगते हैं और आप हमसे कुछ मत लीजिए। अब इस केस में बॉर्डर रिजॉल्व होने का चांस जो है वो तब तक नहीं होगा जब तक गिव एंड टेक नहीं होगा। कुछ ऐसे ही हालात हमारे बांग्लादेश के साथ थे किसी समय, और वहां पर बॉर्डर रिजॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि जब दोनों प्राइम मिनिस्टर बैठे साथ में और उन्होंने बोला चलो हम गिव एंड टेक करेंगे, कुछ इलाके में आप हमें दे दीजिए, कुछ इलाके में हम आपको दे देते हैं, बॉर्डर रिजॉल्व हो गया। इस इलाके में हम ये बोलते हैं कि हमारी बात सही है, और अगर हम अपने तथ्यों को सही तरीके से समझें तो बात तो सही है हमारी की अब चीन हमारे पास हमारा होना चाहिए। जी। और 1962 की जो लड़ाई है भारत और चीन की, उसको एक बड़ा पड़ाव माना जाता है इस विवाद का। तो 1962 में ऐसा क्या हुआ था कि एक जंग तो हुई और होकर ख़त्म भी हो गई, पर हमेशा के लिए आगे या एक लंबे समय के लिए एक तनाव की गुंजाइश वो जंग छोड़ गई? 1962 में क्या हुआ था कि उन्होंने हमला करा, और हमला करके अक्सर चीन का एक बड़ा हिस्सा वो लेके बैठ गए। अब उनका ये कहना है कि भाई 1962 में जहां तक मैं आया था वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होनी चाहिए, और वो जो 1962 की लाइन है उससे भी थोड़ा पहले क्या हुआ था, 1959 में जवाहरलाल लाइन ने जवाहरलाल नेहरू को एक लाइन भेजी थी। वो वही लाइन थी जिसमें श्योक रिवर शामिल है, गलवान का एरिया शामिल है। वो बोलता था कि भाई यहाँ तक हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और ये जो विवाद है नेहरू जी ने उसको नहीं माना, और हमने फॉरवर्ड पॉलिसी लेके हमने जो हम सोचते थे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसमें जाके हमने अपनी पोस्टें बना। अब जब 1962 की लड़ाई हुई तो उनको ये एम दिया गया पीएलए को कि भैया आप इस इलाके से जो इनकी पोस्टें हैं उनको हटा दीजिए। अब अगर आप देखें 1962 में कुछ एक तरीके से पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक नासमझी हुई, क्योंकि लोग शायद डिप्लोमेट्स और जो पॉलिटिकल लीडर थे उस समय वो ये समझते थे कि शायद चीन कभी हमला ही नहीं करेगा, लेकिन हम चीन ने हमला किया तो पहला धोखा हमने उस समय खाया। अब उस धोखा खाने के बाद में क्या हुआ कि जब ये 1962 में ये लोग गलवान तक आ गए तो चीन ये मान के बैठ गया कि मेरे हिसाब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये होगी। हालांकि जब हमारी ये बातचीत हो रही थी बॉर्डर के ऊपर, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जब हम लोग बात करते थे कि इसको फाइनल किया जाए, तब ये हुआ था कि भाई ऐसा है कि ये जो कुछ म्यूचुअली डिसएग्रीड पॉकेट्स हैं उस पॉकेट में गलवान शामिल नहीं था और ये वाला फिंगर एरिया भी शामिल नहीं था। तो ये जो एरिया था इसमें जब ये क्लेम फिर उन्होंने बाद में किया, मतलब उस समय ये भूल गए, काफी समय तक नेगोशिएशन कई सालों तक चलते रहे, फिर अचानक से इनको याद आया नहीं कि हम तो वहां तक पैदल चल के आए थे गलवान तक, तो श्योक रिवर तक हमारा इलाका है। तो ये जो है ये अलग अलग पहलू हैं और अलग अलग इन दोनों की चीजों को मानना है। और ये जो मैंने आपको समझाया कि प्रॉब्लम क्या है कि हिस्टोरिकली
दोनों देशों ने अपनी अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर ली है। दोनों देश हिस्ट्री अपने हिसाब से पढ़ते हैं। दोनों देश किसी को एक भी इंच अपनी टेरिटरी का देना नहीं चाहते। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट। मेजर जनरल शशि अस्थाना से बात कर रहे हैं आज चीन से बॉर्डर विवाद पर, और एक नन्हे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं आगे चीनी सेना की पोजीशन पे बात करने वाले हैं। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। वेलकम बैक। पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप। भारत चीन सीमा विवाद पर बात कर रहे हैं। तो मेजर जनरल अस्थाना, अभी इस वक्त चीनी सेना की पोजीशन क्या है और कहां पर वो आकर के बैठे हैं जिस पर इंडिया को एतराज है? धोखाधड़ी में जो चीन जितने उस इलाके में घुसा है जहां पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के मुताबिक उसे नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप देखिए फिंगर 4 और 8 का इलाका, उस एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। हम लोग फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, वो लोग फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करते थे। दोनों की पेट्रोलिंग चलती रहती थी। अब हुआ क्या है कि इस चीज के दौरान ये जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की बहुत बातचीत होती रहती है मीडिया में, उसको मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि भाई उस इलाके में उनको पेट्रोलिंग करना अलाउड था, वो पेट्रोलिंग करने आए, लेकिन वो आके वहां बैठ गए। अब वो जब बैठ गए तो ये कहानी गलत है, और इसके ऊपर भारत उनको बोल रहा है कि भाई आप यहाँ क्यों बैठ गए, क्योंकि वो इलाका जो है, उस इलाके को पेट्रोलिंग के लिए दोनों साइड को अलाउड था, लेकिन किसी भी साइड को बैठना वहां पे अलाउड नहीं था। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि हम वहां पहले क्यों नहीं बैठे, क्योंकि हमें भी अलाउड नहीं था सीपीएम के मुताबिक। हमने सीपीएम को माना उस पॉइंट तक, उन्होंने उसको क्या कहते हैं, उसने उधेड़ दिया। अब जब उन्होंने ये उसको उधेड़ दिया तो हमने भी अब उसके ऊपर उसी मुताबिक कार्रवाई की है। जब हम कुछ हाइट्स लेके बैठ गए हैं पेंगोंगसू के साउथ में, जो कि वो भी ऐसा इलाका था जहां पर दोनों ही अपना क्लेम करते थे, तो अब उन्हें तकलीफ हो रही है कि भाई आप ही क्यों बैठ गए आके। तो ये जो रस्साकशी है ये चलती रहेगी। इस रस्साकशी को मेरे विचार से जब तक बर्फ नहीं पड़ती है, मुझे लगता है कि लड़ना दोनों देश नहीं चाहते, लेकिन रस्साकशी से कोई पीछे भी नहीं हटना चाह रहा। ये रस्साकशी चलेगी, दोनों ज्यादा स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली एडवांटेजेस पोजीशन पर जाना चाहेंगे। हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, और जो ग्राउंड पोजीशन है वो भी मैंने आपको समझा। जनरल अस्थाना, आपने पॉलिटिकल कॉस्ट की बात की। इस तरह के मसले आमतौर पर उनकी एक राजनीतिक कीमत होती है जिसको चुकाने के लिए दोनों पक्षों को तैयार होना होगा। लेकिन डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव से मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर ये कन्फ्यूज़न रहता है, कन्फ्यूज़न शायद ठीक शब्द नहीं है, पर अगर ये धुंधलापन रहता है कि एलएसी के इस पार सैनिक आ गए हैं चीन के या नहीं आए हैं, तो ये धुंधलापन डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव से हमारे पक्ष को किस तरह से प्रभावित करता है? क्या ये हमें हमारे पक्ष को कमज़ोर नहीं करता? देखिए, दोनों बातें आपको मैं बताता हूँ। ऐसा है कि वो लोग, इसमें कोई शक नहीं है, पूरी विश्व को मालूम है। आप सैटेलाइट पिक्चर ले लीजिए, सबको पता है कौन कहाँ बैठा होता है। तो इसमें किसने क्या स्टेटमेंट दिया उसको तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जो कहाँ बैठा है वो तो सामने नक्शे पे हाजिर है ना। तो वो तो फैक्ट ऑन ग्राउंड है, वो तो चेंज हो ही नहीं सकता। अब जहां तक इसकी बात है कि एनक्रोचमेंट हुआ या नहीं हुआ, अभी सवाल इस चीज का है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसकी परसेप्शन तो अलग है। अब आप इसको अगर इसको माने, जब भी हम लोग पेट्रोलिंग करने जाते थे, पिछले 20 साल से ये हो रहा है, या पिछले 20 साल के जब से ये मेरे विचार से 62 की वॉर खत्म हुई है तब से ये कहानी चल रही है। जब भी हम लोग इस इलाके में पेट्रोलिंग करने जाते हैं, वो बोलते हैं कि आप हमारे इलाके में घुस गए, ट्रांसग्रेशन। जब वो इस इलाके में आते हैं जो जहां पर वो समझते हैं कि वेल इसी के मुताबिक उनका एरिया है, हम बोलते हैं कि ट्रांसग्रेशन हो गया। जब भी कोई वहां पे ज्यादा दिन के लिए बैठ जाता है, वो इसको हम क्या कहते हैं, ये मानते हैं कि भाई आपको सीबीएम के मुताबिक यहाँ नहीं होना चाहिए। अब लंगरोला में वो लोग आ गए थे, याद है आपको? अब लंगरोला में जब वो आए थे तो भी उसको अतिक्रमण कहा जाएगा। अतिक्रमण तो है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आपको वहां नहीं होना चाहिए, लेकिन आप आ गए हैं। उसके बाद में बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद वो एक वक्त वहां से चले गए।
डोकलाम में भी वो अतिक्रमण करने की कोशिश की थी, उनको रोक दिया गया। यहाँ पर भी उन्होंने अतिक्रमण करने की कोशिश की थी, और जहां पर क्या कहते हैं, जैसे ही जितना मौका भारतीय फौज को मिला उन्होंने उनको वहां पे रोक दिया। तो ये जो है ये अतिक्रमण की कहानी है। अब उस इलाके को दोनों ही क्लेम करते हैं, तो आप इसको कैसे क्या बोलेंगे इसमें? क्या मेरे विचार से ये कहना कि भाई वो हमारी जमीन में घुसा, तो चीन भी यही बोलेगा कि आप हमारी जमीन में क्यों घुसे। आप दोनों ही साइड से देखिए ना। अभी अगर चीन के हिसाब से आप देखेंगे तो चीन क्या बोलेगा कि मैं तो अपने इलाके में बैठा हूं, और भारत के यहाँ क्या हो रहा है कि भाई भारत भी यही बोल रहा है कि भाई इस इलाके में आपको नहीं होना चाहिए, क्यों है आप इस इलाके में। तो हम ये बोलते हैं कि वो इलाका हमारा है, पूरा अक्षय चीन हमारा है। अब आप ये बताइए कि इसको 1962 से आप मानिए, और 62 क्या 1959 से मानिए आप, अक्षय चीन महाराजा हरि सिंह के टाइम से हमारा है। क्या वो हमारा चीन हमारे इलाके में नहीं बैठा है अक्षय चीन में? तो जहां तक एनक्रोचमेंट का सवाल है, बिल्कुल हुआ है। चीन अक्षय चीन में है, इससे बड़ा एग्जाम्पल है कोई एनक्रोचमेंट का? बताइए मुझे आप। तो एनक्रोचमेंट की जहां तक बात है, जिस दिन से वो लोग अक्षय चीन में घुसे उस दिन से एनक्रोचमेंट हो गया। तो दोनों साइड जो है उनके अपने अपने क्लेम है, और इसमें यह है कि ये रस्ता कैसी चलेगी। दिस इज अनसेटल्ड बॉर्डर, इसमें कोई शक नहीं है। अनसेटल्ड बॉर्डर में ये कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेजर जनरल शशि अस्थाना आपका। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें ईमेल करके बता सकते हैं radio@aajtak.com पर। और किन विषयों पर आप पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं ये भी हमें ईमेल करके बताइए। मेरा नाम है कुलदीप मिश्र।